हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम नमपाई के ऑपरेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको आज का टॉपिक स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नमपाई से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं। कि अभी इससे पहले के लेक्चर में अगर हम बात करें तो हमने नमपाई ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे 1D एरे क्रिएट करेंगे आप, कैसे 2D एरे या कैसे 3D एरे क्रिएट करते हैं, उन सारी पॉसिबिलिटीज़ पे हमने हैंड्स ऑन किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि आपको अगर ये लेक्चर अटेंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनाकोंडा इन्वायरमेंट को लॉन्च करना है। और एनाकोंडा इन्वायरमेंट को लॉन्च करने के बाद आपको क्या करना होता है, लॉन्च जुपिटर पे आप क्लिक करेंगे। जब लॉन्च जुपिटर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक इन्वायरमेंट कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा जो कि जुपिटर इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको न्यू में जाना होगा। न्यू में जाने के बाद पाइथन 3 पे आप ओपन करेंगे और आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। और उसके बाद आपको मैं जो यहाँ पे ऑपरेशंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आपको फॉलो करने हैं और टाइप करके रन करने हैं। रन करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इन ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप करनी है, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि कोई भी लैंग्वेज में अगर आप कोई डेटा टाइप या कुछ भी लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपने हमारा लेक्चर किससे रिलेटेड पढ़ा था, लिस्ट। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि लिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट या जो हमारे सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो क्या है कि देखिए होता क्या है कि अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, मान लिया हमने एक लिस्ट क्रिएट की जिसके एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 5 किस इस तरीके के हमारे एलिमेंट हैं। अगर हम ये लिस्ट क्रिएट करें तो क्रिएट करने के टाइम पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो परफेक्ट आपने क्रिएट किया होगा या उसमें कुछ कमी हो सकती है या उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आप मार्केट से चीज़ें लेने जाते हैं तो कई बार या तो आप सारी परफेक्ट चीज़ें लेके आते हो, दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि उसमें या तो कुछ एक्स्ट्रा होगा या कुछ कम होगा। तो जैसे ही आपने ये कोई चीज़ क्रिएट की तो आपने क्या क्रिएट किया, इसके लिए हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, हम जाते हैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी लैंग्वेज में चाहे हम लिस्ट पढ़ें, चाहे टपल पढ़ें, चाहे हम नमपाई ऑब्जेक्ट एरे पढ़ें, सब में जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसका बेसिक यही है। क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएंगे और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक करेंगे कि जो हमने क्रिएट किया था उसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला टास्क जो रहता है वो आपको, जैसे मान लिया अगर ये देखा जाए तो हम एलियन फंक्शन को यूज़ करेंगे। एलियन फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है कि उस ऑब्जेक्ट में आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था कि अगर आप मार्केट से सामान लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप घर में अगर लाके चेक करेंगे तो देखते हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम्स आप जितने लेने गए थे उतने हैं कि नहीं है। अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स आपकी काउंटिंग में मैच करते हैं तब उसके बाद आप देखने जाते हो कि ईच एलिमेंट की वैल्यू क्या है। तो सेम चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मान लिया हमने एलियन पास किया, एलियन से देखा कि यहाँ पे एलियन आपको रिटर्न कर देगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 5 देखने के बाद आपको लगता है कि हमने एक एरे क्रिएट करना था जिसमें एलिमेंट हमें या तो 6 की मतलब 6 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी या 4 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी, कुछ इसमें या एक्स्ट्रा हो सकता है या कम हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इसमें मॉडिफिकेशन के लेके जाएंगे। और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड सिंटैक्स आपको मैंने बताए थे कौन कौन से, अपेंड, इंसर्ट, ये सारे सिंटैक्स आपको मैंने डिटेल में कवर कराए थे। अपेंड क्या करता है, लास्ट में इंसर्ट करता है, और इंसर्ट कमांड क्या करता है, पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे किसी चीज़ को फिक्स करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में की थी। तो वैसा ही हमने आपको नमपाई में भी बताया था। नमपाई ऑब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने नमपाई ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए numpy डॉट एरे मैथड, numpy डॉट अरेंज, numpy डॉट लिन स्पेस, ये सारे फंक्शंस हमने यूज़ करके numpy ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद अब अगर मान लिया उनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं
तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो उसमें कोई एक एलिमेंट ऐड करते तो होता क्या है, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से ही NumPy के ऑब्जेक्ट या आपकी सिंगल डायमेंशन ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे, जो कि बाद में इन डायमेंशन में भी हम लोग जाएंगे। तो अगर आप इस चीज़ को बहुत इनिशियल स्टेज से अच्छे से समझते चलेंगे तो आपको टेंसर फ्लो, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए अब जैसे मान लिया आपको पता है कि मुझे NumPy ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, NumPy को इंपोर्ट करना होगा। NumPy को इंपोर्ट करने के लिए आपको पता है हम क्या सिंटैक्स लिख सकते हैं, इंपोर्ट NumPy एज NP। जैसे ही आप ये सिंटैक्स रन करते हैं उसके बाद होगा क्या, आपका NumPy ऑब्जेक्ट NP नेम से आपको अवेलेबल हो जाएगा और इसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो। चलिए अब मान लिया आपने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद अगर आपको यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करने के बाद ये इंपोर्ट हो गया। ओके, अब अगर यहाँ पे ऑपरेशंस की बात की जाए तो आपकी स्क्रीन पे जो सबसे पहला ऑपरेशंस अगर आप देख रहे होगे तो हमने क्या किया है, पहली लाइन में एक NumPy एरे क्रिएट किया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं, और उसके बाद मैंने उसमें a+1 सिंपल सा ऑपरेशन a+1 किया। यहाँ पे जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि NumPy के जो एरे है, जो कि ये कौन सी एरे है, 1D एरे है। अभी हम आपको 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे ये क्या है डिटेल्स में भी बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1D एरे जो आपकी है, अगर इसमें +1 करते तो होगा क्या, इसका ईच एलिमेंट 1 से मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब 1 आपका ऐड ऑन हो जाएगा। 1 किस में, इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, आपका थर्ड एलिमेंट में भी ऐड होगा और इस वाले एलिमेंट में भी ऐड होगा। और ऐड होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा 2 3 4 5। इसको देख के आपको लगता होगा ये बहुत आसान सी चीज़ है और इसमें कोई बहुत नया नहीं है, लेकिन बिलीव मानिए कि अगर आप ये चीज़ समझ रहे होंगे और इसके जब ऑपरेशंस हम 3D से ऊपर जाएंगे तब आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि आपने डेली लाइफ में जो भी मैट्रिक्स, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ी है वो मैक्सिमम 2D डायमेंशन तक है और रियल लाइफ डेटा कोई भी 2D नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है। अगर आपको ये चीज़ सिंपल लग रही है तब भी मैं कहूँगा कि आप मेरी बात को एक बार ज़रूर से ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं आपको केवल 2D 3D से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं उसके आगे आपको जितनी डायमेंशन, आप 9 डायमेंशन, 10 डायमेंशन, इवन 100 डायमेंशन के डेटा को विजुलाइज करने की अगर आपके इमेजिनेशन है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि मैथमेटिक्स आपकी किस तरीके से उस डेटा को हैंडल करने में आपकी हेल्प करे, जिससे आप प्रोग्रामिंग कर सकें। क्योंकि प्रोग्रामिंग आप तब कर पाएंगे जब उससे रिलेटेड आपके दिमाग में एक इमेज होगी। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। अगर आप कोई एरे में 1 आप ऐड करोगे तो सारे एलिमेंट मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे A**2 करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, ए के जितने एलिमेंट हैं वो उनकी क्या हो जाएगा, पावर एक तरीके से 2 हो जाएगी। पावर 2 के बाद अगर बोले तो इसको हम एक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, उसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर इसको आप रन करके देखोगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट के बारे में कि अगर ये देखा जाए, जो आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 ये है क्या। मैं इसको बोल रहा हूँ आपके सामने कि 1D एरे है। इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। चलिए, अगर मैंने कोई एरे लिया 1 2 3 और 4, जिसको मैंने ए में सेव किया था, ठीक है, इसका मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे ये एक लाइन है जिसमें 4 ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। कौन कौन से, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। और इन सब ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो इनके बीच की अगर डिस्टेंस देखी जाए तो वो एक फिक्स डिस्टेंस है। देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो भी है यहाँ पे इनके बीच में कोई एक डिस्टेंस है, इनके बीच की कोई डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपको ट्रेवल करने के लिए कौन से ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ऐड सब्ट्रैक्ट की। मतलब कि इस लाइन पे अगर आपको इधर जाना है, इस डायमेंशन में इंक्रीज करना है या बैक आना है, तो वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको मैथमेटिक्स के केवल 2 ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। कौन से,
प्लस एंड माइनस, दो ऑपरेशंस मैथमेटिक्स के आपको सिंगल डायमेंशन डेटा हैंडल करने के लिए सफिशिएंट हैं। ठीक है, तो जब भी ज़्यादातर अगर आप कहीं भी इन डायमेंशन डेटा पॉइंट्स को ब्रेक करके 1D में आते हैं, तो 1D में आने के बाद आप ज़्यादातर कोशिश करोगे आपके मैक्सिमम ऑपरेशन ऐड सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि यहीं पे ही हम थोड़ा सा आपको 2D का फिगर बताएंगे। 2D के बारे में मैंने आपको जैसे जो आपको नॉर्मली बुक्स में एक्सप्लेन है, पहले मैं उसकी बात कर देता हूँ। लोगों को क्या लगता है कि एक ये x है और एक ये हमारा y है, और इस रीजन को हम 2D कहते हैं। परफेक्ट है ये चीज़, मैं ये नहीं कहता कि ये इनकम्प्लीट है या ये भी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन 2D ऐसा नहीं है। 2D थोड़ा सा अलग है। कैसे है अलग है? देखिए, अगर मैंने आपको बताया ना कि मैंने 4 डेटा पॉइंट्स लिए, कौन से 1 2 3 4, ये हमारा 1D डेटा बन गया। अगर मुझे 2D बनाना है तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगी? मिनिमम 2 डेटा पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो दोनों डेटा पॉइंट्स कहने से होने चाहिए 1D होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ कि अगर ये आपका जो डेटा है 1D है, ऐसे ही इसके पैरेलल अगर मैं एक दूसरी लाइन दूसरे कलर से बना रहा हूँ जिससे आपको समझना थोड़ा सा ईजी हो जाए, तो मान लिया मैंने यहाँ पे एक दूसरी लाइन बना ली जिसके एलिमेंट हमारे मे बी सेम भी हो सकते हैं या मे बी डिफरेंट भी ले सकता हूँ। मान लिया 3 5 6 7, ये भी 1D डेटा है। ठीक है, अब ये दोनों डेटा पॉइंट अगर एक दूसरे के पैरेलल किसी तरीके से अरेंज कर दी जाएं, तो उसके बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी रीजन में कवर करूं, अगर आप स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक 1D ये है, एक 1D ये है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। और जब ये पैरेलल होते हैं तो इससे बनता है आपका 2D। क्लियर है? बहुत आसान है। दो 1D लाइंस मिलके आपकी 2D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और दोनों 1D ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये चीज़ हमें बहुत बाय डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए होगा क्या, अगर मैंने 3D की बात करूं तो 3D आपके घर में भी है। घर में अगर आप जिस कमरे में पढ़ रहे होंगे, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो वो भी एक 3D ऑब्जेक्ट है। उस 3D ऑब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं, उसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? अगर हमने मान लिया फर्श बना दिया, फ्लोर बना दिया, ग्राउंड फ्लोर जिसको कह सकते हो, और वो ग्राउंड फ्लोर मान लिया 2 लाइंस के साथ हमने बनाया। मान लो इस तरीके से, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपकी ये है। 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर इसको दोनों पैरेलल लाइंस को मेंटेन कर लिया जाए तो इससे आपका 2D बन गया। आपको क्या करना है? इस 2D के पैरेलल एक दूसरा 2D रखना है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आपका एक फर्श हो गया। फर्श के ऊपर अगर आप एक रूफ रखते हैं, किसी भी तरीके से अरेंज करते हैं, अरेंज करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? पिलर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्श और क्या कहते हैं छत के बीच में अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर ले जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो क्या बनता है? आपका 3D बनता है। मतलब कि अगर आपके पास 2 2D ऑब्जेक्ट हैं, क्या है आपके पास? 2 2D ऑब्जेक्ट हैं। एक 2D ये हो गया और दूसरा 2D ये है, और ये एक दूसरे के किसी तरीके से पैरेलल है। तो पैरेलल मैं बनाने के लिए मान लो मैं आपको यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से कर ले रहा हूँ, या इसको मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, और पैरेलल दिखाने के लिए मैं इसमें डिफरेंट कलर यूज़ कर ले रहा हूँ, जिससे इस चीज़ को आपको समझना थोड़ा सा ईजी हो जाए। अगर कुछ मैं इस तरीके से डिज़ाइन बना दूँ तो उस केस में अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो आपको लगेगा क्या कि एक जो ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फिल भी कर दे रहा हूँ। जो ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये समहाउ पैरेलल है किसके? जो आपका ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे आपके 2 2D ऑब्जेक्ट से हम 3D बना सकते हैं।
और जो दो 2D ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। सेम रूल फॉलो होता है आपका 4D में। अगर आपको 4D बनाना है तो 4D बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 3D ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी और वो दोनों 3D ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अगर वो पैरेलल होंगे तो डायमेंशंस के रूल को सेटिस्फाई करेंगे और हम उसमें मैथमेटिक्स यूज़ कर पाएंगे। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें अभी हम डिटेल्स में कवर करेंगे, खासकर ऑपरेशंस में, क्योंकि अभी हमने आपको केवल बताया है कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। और 3D, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बता दूँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि अगर मैं मान लो दो 2D लाइंस की, मतलब एक 1D मिलके हमारा क्या बन गया, 2D बन गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसी के पैरेलल में एक और लाइन रख देता हूँ, कुछ इस तरीके से, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ। मान लो मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको मैं यहीं पे एक और लाइन इंक्रीज कर देता हूँ। एक पॉइंट में इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हमने इंक्रीज कर लिया और मान लिया इनकी वैल्यू है 3, 5, 7, 8। ये भी 1D ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इनको इनक्लोज करूं तो आप अगर 3 लाइन्स भी यूज करते हैं तो 3 लाइन्स के सेगमेंट से अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि 3 लाइन्स आपने बना दी और ये 3D हो गया। इस केस में भी ये कैसा ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इसको हम मैट्रिक्स में जब आपका जो ये कॉन्सेप्ट आपको आइगन वैल्यू, रैंक, ये सारा आपका इंजीनियरिंग में जब बताया गया होगा, इन केस अगर आपने हायर मैथमेटिक्स अपने इंजीनियरिंग में पढ़ रखी है तो ये आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में बताया जाता है। रैंक और आइगन वैल्यूज़ वगैरह आपको कैलकुलेट की कराई जाती हैं, उसी से इसका लिंक है। लेकिन हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन पे बात करेंगे, आइगन वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को और मतलब एक इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे। फिलहाल अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि अगर 3 लाइन्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उससे भी आपका 2D ऑब्जेक्ट ही बनता है, 3D नहीं बनता है। कभी कभी इस चीज़ को देख के कन्फ्यूज़न आता है और जिस जगह कन्फ्यूज़न आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, अगर आपने ग्राउंड फ्लोर बना लिया, ग्राउंड फ्लोर के बाद आप उस पर फर्स्ट फ्लोर बनाते हो, तो उस केस में मैं आपको बोलूँ क्या आपका जो डेटा पॉइंट्स हैं, आप अगर देखोगे तो क्या है, आप बिल्डिंग की शेप को चेंज कर रहे हो लेकिन बिल्डिंग की डायमेंशंस को आप मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझना आना चाहिए कि अगर आप बिल्डिंग्स की शेप बढ़ा रहे हैं, डेटा पॉइंट्स बढ़ेंगे, फ्लोर्स बढ़ेंगी, लेकिन वहाँ पे डायमेंशंस नहीं इंक्रीज होगी। ऐसे ही आपको डायमेंशंस के रूल्स को रियल लाइफ से रिलेट करके थोड़ा सा समझना होगा। थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है तो फिर आपको जब हायर डायमेंशन में डेटा, मतलब अगर ऐसा डेटा जिसमें 100 रो हैं, 200 रो हैं, उसको हैंडल करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था, ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हमने यहाँ पे 1D एरे ऑब्जेक्ट किया। 1D में हमने जब आपका स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो सारे एलिमेंट वर्सेस एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे, मतलब कि जो भी पॉइंट्स थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे थे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने एक एरे क्रिएट की है np.1 से, और इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। np.1 से और 1 के आर्गूमेंट में अगर आप 4 लिखते हो तो यहाँ से आपकी जो एरे क्रिएट होगी उसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 1 1। ओके, np.1 पे +1 करोगे तो सारे एलिमेंट 1 1 से मॉडिफाई हो जाएंगे। उस केस में आपका जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इसको रन करके समझते हैं। देखिए हुआ क्या, ए आपका ये है, ए आपका ये है। np.1 से आपका जो जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2। अगर इसके नीचे मैं लिख दूँ 2 2 2 2। अब आप a माइनस बी कर रहे हो तो माइनस करके बताओ ज़रा, इसके बीच में, इसके बीच में। और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझना आसान हो। इसको आपको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे जो आपको -2 में से 1 घटाओगे तो -1 0 1 और 2 ये आपको मिल जाएगा। इसका मतलब
कहीं ना कहीं नमपाई ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है वो डायमेंशन और शेप दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं ए में अगर 4 डेटा पॉइंट्स हैं और अगर आपके जो बी है उसमें डेटा पॉइंट मैच ना करते तो ये एरर दे देता। क्यों? क्योंकि मान लिया एरे में अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं मॉडिफाई करके आपको 3 दे दूँ, क्योंकि एरर्स को भी हमें समझना जरूरी। मैं मान लिया एरर को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 3 पास कर दिया। ओके, अब मैं 3 पास करने के बाद इसको रन करूँ तो यहाँ पे आपकी एरर आ जा रही है। कौन सी एरर आ रही है? थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो शेप है, ए की शेप 4 है और ए की शेप 3 है। किसकी शेप 4 है? आपकी जो ए की जो शेप है वो आपकी क्या है? 4 है, क्योंकि 4 डेटा पॉइंट से मिलके वो लाइन बनी है। ठीक है, जब लाइंस की शेप की बात करेंगे तो लाइंस में पॉइंट्स काउंट होते हैं। अगर मैं 2D ऑब्जेक्ट की मैं शेप के बारे में अगर बताऊं तो 2D ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? 2 चीज़ें आ जाएंगी कि लाइंस कितनी है और लाइन के अंदर पॉइंट्स कितने हैं। आई थिंक आपको ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि देखिए 2D को लिए क्या चाहिए? 2 लाइन्स चाहिए और लाइंस के लिए क्या चाहिए? आपको पॉइंट्स चाहिए। तो अगर 2D ऑब्जेक्ट की अगर आप शेप पता करोगे तो उसमें आपको 2 इन्फॉर्मेशन आती है। पहली इन्फॉर्मेशन बताती है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, दूसरी उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। ऐसे ही अगर आपको 3D ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाए तो 3D ऑब्जेक्ट के बारे में आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि देखिए नंबर ऑफ फ्लोर्स कितनी है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि छतें कितनी हैं। फिर अगर एक छत में कितनी लाइंस बनी है, क्योंकि एक छत बनाने के लिए मिनिमम कितनी, एक 2D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपने 3 लाइनें, 4 लाइनें, 5 लाइंस यूज़ कर ली तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो सबसे पहले 3D ऑब्जेक्ट में हमें पता चले नंबर ऑफ फ्लोर कितनी है, फ्लोर के बाद जो अगर किसी सरफेस पे आते हो तो उस पर लाइंस कितनी है और लाइंस के अंदर पॉइंट्स कितने हैं। ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे ये ब्रॉडकास्टिंग एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ए की जो शेप है वहाँ पे 4 है और बी की जो शेप है 3 है, इसलिए ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा उस ऑब्जेक्ट की शेप मैच करनी चाहिए। अगर शेप नहीं मैच करेगी तो आप उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जो कि 1D में समझना थोड़ा सा आसान है, 2D में समझना भी थोड़ा आसान है, 3D तक मैं कह सकता हूँ कि इजी है, लेकिन 4D में आपको उनकी शेप को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे मान लिया अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आप ए की लेंथ काउंट कर लीजिए, बी की लेंथ काउंट कर लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लेंगे इफ के साथ। अगर लेंथ मैच कर रही है तो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यहाँ पे चीज़ें इजी हैं, लेकिन थोड़ा सा जब हायर डायमेंशन में जाएंगे तो हमें उस कॉन्सेप्ट को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करना होगा। और आई थिंक आप सारे लोग इस चीज़ को कर ले जाएंगे। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ। अगर मैं a मल्टीप्लाइड बाई b की बात करूँ तो कुछ नहीं, इसमें भी एलिमेंट वर्सेस एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और यहाँ पे वैल्यू एरर आपकी इसलिए आ रही क्योंकि हमने a और b की शेप चेंज नहीं की है। तो फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे आपको इसको समझना इजी रहे। मैंने इसको रन कर दिया, अब आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं क्योंकि इसकी शेप ठीक है। और शेप चेक करने के लिए मैंने आपको कमांड प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसलिए अब a मल्टीप्लाइड बाई b भी रन करोगे तो इसका भी आपको ये रिजल्ट मिल जा रहा है जिसमें a और b के रिस्पेक्टिव एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ इस लेक्चर की। ओके, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक डायगोनल मैट्रिक्स कैसे क्रिएट की जाती है इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। डायगोनल मैट्रिक्स अगर np.diagonal डायगोनल के अंदर एलिमेंट लिखोगे तो आपकी जो मैट्रिक्स क्रिएट होगी, मैं थोड़ा सा बेटर तरीके से बना देता हूँ। उसके डायगोनल एलिमेंट आपके फिक्स रहेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ अदर्स एलिमेंट जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैं एक चीज़ आपको बहुत ईजिली समझ में है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स के बीच में अगर आप मल्टीप्लिकेशन या कोई भी रूल परफॉर्म करते हैं तो उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के टाइम पे आपको डायमेंशंस के रूल को एक बार स्किप कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स आपको लीनियर अलजेब्रा के मेथड को बेसिक अलजेब्रा में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है आप इस चीज़ को समझिए। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ
सी स्टार सी, मतलब एक तरीके से मैट्रिक्स सी और सी के बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट एक तरीके से एलिमेंट वर्सेस एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये जो सी स्टार सी ये एक तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अगर देखोगे, अगर आप ध्यान से, तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में दोनों में रिजल्ट जो है वो आपका क्या आता है, सेम आता है। अगर मैं इसको रन करूं, रन करने के बाद अगर मैं इसके रिजल्ट को आप ऑब्जर्व करोगे तो ये बहुत स्पेशल है, ये केवल डायगोनल मैट्रिक्स के केस में होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ही आपके उनके जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो रिजल्ट होते हैं वो सेम होते हैं। और इसका रीज़न ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप अगर डायगोनल मैट्रिक्स में ब्रेक कर लेते हो तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको केवल एलिमेंट वर्सेस एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना। कैसे, थोड़ा सा देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर मैं बात करूं, एक हमने एलिमेंट क्या बनाया था 1 2 3 और 4, अदर्स एलिमेंट हमने मान लिया दूसरे कलर से लिख देता हूं थोड़ा सा 1 2 3 4, और मैं जो जीरोज़ हैं वो थोड़े से डिफरेंट कलर से लिख दें जिसको आपको समझने में आसानी देगी। जीरो आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 0 0। इसको कलर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, पहले मैं 0 फिल कर दूं, फिर आपको थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाते हैं, 1 मिनट, जिससे आपको समझने में थोड़ी सी इजी रहे। मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। पहला एलिमेंट आपका 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जो अदर ऑब्जेक्ट हैं वो आपकी, जो एलिमेंट हैं वो आपके एक 0 हो गया, और 0 भी हम, एक ये 0 हो गया, दूसरा 0 ये हो गया, और तीसरा 0 ये हो गया। ओके, अगर इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करूं तो एक 0 आपका ये हो गया, दूसरा 0 ये हो गया, और तीसरे ये 0 हो गया। ये आपकी है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे कि मुझे अगर ये आपका क्या है, C है, अब इसी को अगर इसी से मल्टीप्लाई करें, मतलब एक तरीके से 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 और बाकी सारे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा क्या हो जाएगा, 1 4 9 16। तो ये दोनों केस में आपका सेम आता है, ये केवल डायगोनल मैट्रिक्स के केस में आता है। इसीलिए मैं क्या कहता है, कंप्यूटर में जो बहुत सारे प्रोग्रामिंग किए जाते हैं उसमें कोशिश की जाती है कि अगर आपको बेसिक अलजेब्रिक रूल से मैट्रिक्स को सॉल्व करना होता है तो आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स को आप एक तरीके से ब्रेक कर लो, किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। अगर आपने डायगोनल मैट्रिक्स में ब्रेक कर लिया तो आपके लिए ये सिचुएशन हैंडल करना बहुत ईजी हो जाएगा, और ये आपके मशीन लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, खासकर मशीन लर्निंग और एआई की फील्ड में। डेटा साइंस में तो एक बार नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एआई और मशीन लर्निंग में काफ़ी यूजफुल है। ओके, अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कंपैरिजन और उसकी हायर डायमेंशंस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच।